नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है गैर अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा, गैर अक्षय नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा क्या है? व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? तो जब हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो ऐसा ऊर्जा जो कि हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। अक्षय ऊर्जा का मतलब जो जल्दी खत्म ना हो, जल्दी फिनिश ना हो, लंबे समय तक हम जिसे प्राप्त कर सकें। लंबे समय तक हम आसानी से, अब लंबे समय तक का मतलब है कि अगर हम तुलनात्मक रूप से गैर अक्षय ऊर्जा से हम तुलना करें, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ और यूरेनियम पदार्थों से, तो पेट्रोलियम पदार्थ और यूरेनियम पदार्थ कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ को अगर हम देखें तो लगभग 100 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। डीजल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा को देखें तो बहुत लंबे समय तक ये विद्यमान रहेगा। पृथ्वी के दृष्टिकोण से 100 वर्ष और लगभग हजारों लाखों वर्ष तुलनात्मक रूप से अक्षय ऊर्जा का रूप होगा, यानी कि एक प्रकार से जो लंबे समय तक विद्यमान है उसे हम अक्षय ऊर्जा कहेंगे, या हमें जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे भी हम अक्षय ऊर्जा में रखेंगे। जैसे हाइड्रो पावर यानी जो पानी से प्राप्त होने वाला ऊर्जा है, पानी द्वारा निर्मित ऊर्जा है, उसे हम हाइड्रो पावर के अंदर रखेंगे। उसी प्रकार से बायोमास की बात करें तो बायोमास भी जो जैव कचरे हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा को बायोमास में रखेंगे। बायोमास के विषय में कहें तो लकड़ी, पेड़ों द्वारा उत्पादित कचरे, कृषि कचरे, जैव अपशिष्ट आदि के प्रयोग द्वारा जिस ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है उसे हम बायोमास कहते हैं। सड़े हुए कचरे, गोबर के माध्यम से मीथेन गैस को संकलित करने की प्रक्रिया को बायोमास व लैंडफिल्स के नाम से जाना जाता है। लैंडफिल्स पे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है। लैंडफिल्स क्या है ये पूछा गया है। लैंडफिल्स वास्तव में जो गोबर है, गोबर को संकलित कर दिया जाता है। एक स्थान पे गोबर को संकलित करने से धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा होता है। उस सड़न से मीथेन गैस का रिवोल्यूशन होता है। उस मीथेन गैस किसी पाइप के द्वारा संकलित करके सिलेंडर्स में ला करके गैस जो कि घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बड़ी मात्रा में बायोमास का प्रयोग किया जाना ये गांवों में देखा जाता है, होता है। REN21 यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी के अनुसार विश्व में कुल अक्षय ऊर्जा 19.3% में 8.9% ऊर्जा का उत्पादन बायोमास के द्वारा होता है। तो लगभग 8.9% जो है वो बायोमास के द्वारा उत्पादित होता है। अब बात करते हैं हाइड्रो पावर के विषय में। तो बायोमास के उपरांत अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत हाइड्रो पावर को माना जाता है, जो कि कुल वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 3.90% यानी लगभग देखें तो 4% का उत्पादन करता है। चीन में आदिकाल में हाइड्रो पावर का प्रयोग होता आता रहा है, यानी ये देखा गया कि चीन से इसका प्रारंभ होता है। चीन में हाइड्रो पावर का प्रयोग किया जा रहा था और वहीं से इसका प्रारंभ देखा गया। वहां पे वाटर मिल्स का प्रयोग गुण वंश के समय से होता आ रहा है। तो हाइड्रो पावर के बाद जो अगली ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो है वायु ऊर्जा। आजकल वायु ऊर्जा पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। विश्व में इसके माध्यम से ज्यादा ऊर्जा तो नहीं उत्पादित की जाती, मात्र 0.51% ऊर्जा का उत्पादन होता है। वर्तमान में डेनमार्क विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जो अपनी कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा वायु ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न करता है। विश्व में अगर वायु ऊर्जा को देखें तो उसकी तुलना में 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा वायु ऊर्जा 221 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन चीन द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।
उसके पश्चात अमेरिका द्वारा 96.4 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। इस क्रम में 35 गीगावाट के साथ भारत का स्थान स्पेन के बाद चौथा आता है, क्योंकि स्पेन 59.3 गीगावाट का उत्पादन कर रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि भारत ने जब से अक्षय ऊर्जा की तकनीक पर कार्य करना शुरू किया, उसके बाद पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पे भारत बहुत ज्यादा केंद्रित होकर वर्क कर रहा है। क्योंकि कुछ समय पूर्व तक ही भारत की स्थिति ऐसी थी जहां पर ये विश्व में लगभग 10वें स्थान पर आता था वायु ऊर्जा के उत्पादन में, लेकिन आज भारत वायु ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर आ रहा है, जो काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो काफी लंबे समय तक प्राप्त हो सकता है। भारत में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय नक्शे के पर जाएं, यानी भारत के क्षेत्र को देखें, तो भारत का जो सदर्न एरिया है, ये सदर्न एरिया काफी बड़े पैमाने पर दो तरफ के समुद्रों से घिरा हुआ है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सी, जो हिंद महासागर का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो तरफ से हवाएं काफी तीव्र रूप से चलती है। अब अगर यहाँ पर पवन चक्कियां लगाई दी जाती हैं, तो साउथ के जितने स्टेट्स हैं वहां पर बड़े पैमाने पे एनर्जी को उत्पादित किया जा सकता है। यानी इन साउथ के स्टेट्स को अगर हम देखें तो इसकी पूरी आपूर्ति ही पवन ऊर्जा से हो सकती है। भारत की संरचना बड़ी विशिष्ट है। भारत की संरचना में अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएं, तो नॉर्थ इंडिया में नदियों का बहुत बड़े पैमाने पर वितरण है। पूरा नॉर्दर्न फर्टाइल रेंज नदियों से पटा हुआ है, और इन नदियों की विशेषता है कि हाइड्रो पावर, यानी पानी से जल के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो नदियों द्वारा जल की उत्पत्ति हम नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, और हाइड्रो पावर इसलिए यहाँ पर ज्यादा सक्सेस है, चीप है और इजिली प्राप्त किया जा सकता है। वहीं अगर हम राजस्थान में चले जाएं, थार का डेजर्ट हमारे पास मौजूद है, जहां सनलाइट पूरे वर्ष काफी बड़ी मात्रा में। तो सौर ऊर्जा का क्षेत्र के दृष्टिकोण से बड़ा क्षेत्र है राजस्थान। साउथ इंडिया का ये पवन का एरिया बहुत सुंदर है, और यहाँ पर वर्ष भर तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कि पवन चक्कियों के माध्यम से टरबाइन को रोटेट करके ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है। मार्च 2020 के अनुसार अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फ्रेम की बात करें, तो गांजू प्रोविंस में चाइना के लगभग 20 गीगावाट की कैपेसिटी का जो पवन ऊर्जा चक्की है लगाई गई है। उस प्रकार से देखें तो भारत के आधे से ज्यादा उत्पादन एक ही पवन चक्की से या पवन चक्की उत्पादन बिजली केंद्र से चाइना में होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा ग्राह है। अब पवन ऊर्जा को हटके अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, तो कुल विश्व में ऊर्जा उत्पादन में लगभग 0.06% का ही योगदान पवन ऊर्जा का है। 150 गीगावाट की उत्पादन क्षमता वाला एंडरसोल सोलर पावर स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा ग्रह है, जो स्पेन में स्थित है। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हाल ही में जो हुआ, उसके तहत अब विश्व में इसके उत्पादन यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन के तहत काफी बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। भारत भी इस पर काफी तटस्थ दिखता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है, और इसमें बड़े स्तर पे सौर ऊर्जा के उत्पादन के कारण भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रीट लाइट्स को देखें, तो स्ट्रीट लाइट्स सोलर पावर सेल्स के थ्रू चार्ज हो सकते हैं, और बड़े आसानी से रात को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, रात को लाइट पैदा कर सकते हैं, दिन भर वो ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं। और इस प्रकार से सोलर पावर्स को अगर सेल्स का प्रयोग करके हम अपनी खपत जो घरेलू खपत है उसकी भी आपूर्ति बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। यदि सही मायने में इस पर कार्य किया जाए, तो बिजली का लगभग पूरा समाधान सौर ऊर्जा से भारत में हो सकता है, और ये इतनी सस्ती ऊर्जा पड़ेगी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने के बाद सालों तक जो सोलर सेल्स हैं वो खराब नहीं होते, सोलर पैनल खराब नहीं होते, तो ये सालों तक हमें ऊर्जा प्रदान कर सकती है। सौर ऊर्जा
काफी सक्सेस हो सकती है। सरकार ने इस क्षेत्र में काफी प्रयास किया है और काफी प्रयास कर रही है और काफी सराहनीय कार्य भी करते हुए दिख रही है। तो ये मैंने अभी आपको बताया भारत में और विश्व में अक्षय ऊर्जा पे किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।